क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें एक बात तो क्लियर है कि डीएनए के रेप्लिकेशन की जो मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या था कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो प्रिजर्व रहती है और उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है। जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है पहले से प्रेजेंट डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती है और अलग अलग हुई स्ट्रैंड सेपरेटेड स्ट्रैंड जो होती है वो रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाती है, टेम्पलेट के समान काम करती है, सांचे के समान काम करती हैं और उन पर जो है नया डीएनए बनता है। वहां पर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज रोल प्ले करता है। चलिए, तो लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर? आपको बताना है बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम हेलिकेज के एंजाइम हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में एंजाइम हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए गायरेज एंजाइम डीएनए गायरेज का फंक्शन क्या होता है रेप्लिकेशन की मेथड में के यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तब हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, डीएनए गायरेज का फंक्शन क्या होता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तीनों एंजाइम के फंक्शन आप मुझे बताएंगे। आपको बताना है बेटा, कमेंट में लिख भेजना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है, डीएनए गायरेज का फंक्शन क्या होता है और डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ये भी बताएंगे आप मुझे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज हमको देखने मिलते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज हमको देखने मिलते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मैंने आपसे किया और वो इसलिए करता हूं ताकि याद रहे इंफॉर्मेशन आपको। ठीक है, चलिए, तो हमारी परिकथा में हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने पहले भी आपसे कहा था इट्स लाइक स्टोरी। स्टोरी में अभी तक हम कहां पहुंच चुके हैं? अभी तक हम देखो स्टोरी की शुरुआत हुई थी न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी से। न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर को वाहन करते हैं, उनमें जेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, बिरर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। ये पता लगाया हमने कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज किसने की थी? एवरी मैककॉर्टी ने किया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्सी और चेज ने किया था। टी2 फेक का प्रयोग किया था उन्होंने, एकोलीफेक टी2 फेक का प्रयोग किया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि टीएमवी एक्सपेरिमेंट फ्रैंकल एंड कॉनरेड ने किया। आरएनए भी जेनेटिक मैटर होता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट को मिर्स्की और रिस ने किया। ठीक है, और फाइनली मालूम चला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और हमने एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि डीएनए इज ए गुड मॉलिक्यूल टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और यदि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, अपने उसको एक्सप्रेस करना है, तो एक डीएनए प्रोटीन बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उससे फिर प्रोटीन बनेगा। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो वैसे में आरएनए प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फिर हमने कहा था कि डीएनए मॉलिक्यूल की यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेशन जो सेल साइकिल की एस फेज में होता है उसके लिए हम रेप्लिकेशन वर्ड यूज करते हैं। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं। के अब देखो, एक सेल साइकिल का एक क्वेश्चन है, वो दिमाग में डाल लेना चाहिए, भूलना नहीं बेटा। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल के सेल साइकिल की किस अवस्था में, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल की किस अवस्था में एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बनता है। ठीक है, ठीक है,
एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए एक पॉलीमर है, पॉलीमर को बनाने वाला पॉलीमरेज, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमर बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो पूछा गया आपसे वो कि सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए पॉलीमरेज बनता है, आंसर आएगा इसका G1 फेज। G1 फेज में सेल के अंदर सारे प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। क्वेश्चन चेंज किया, एग्जामिनर ने पूछा कि सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए पॉलीमरेज क्रियाशील होता है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनल। किस अवस्था में सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए पॉलीमरेज क्रियाशील होगा, आंसर आएगा एस फेज। डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा एस फेज में, डीएनए बनाने का काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद कब बनता है, G1 फेज में बनता है, और काम कब करता है, एस फेज में काम करता है। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर। तो चलिए हमारी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे पास सारे के सारे स्टार मिल चुके हैं, हमें सारे के सारे कैरेक्टर सामने आ चुके हैं, हमारे सामने आ चुका फिल्म का जो हीरो है वो है डीएनए पॉलीमरेज, मालूम चल गया हमको, ठीक है। और कोई भी मूवी शुरू होती है तो उसमें कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ घटना घटती है। तो हेलिकेज भी है, गायरेज भी आपके पास में, टोपोइसोमरेज फर्स्ट भी आपके पास में, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आपके पास में जो है प्राइमेज है, आरएनए प्राइमर आपके पास में है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके पास में, मतलब आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, मतलब सारे कैरेक्टर यहां पर आ चुके हैं। अब ये घटना कैसे घटती है, ये मूवी आगे कैसे बढ़ती है, इस पर हम बात करेंगे। मतलब जो यहां दिखाई पड़ रहा है, यदि आपसे मैं सिंपल सी एक चीज पूछ रहा हूं आपसे मैं कि इस एनिमेशन में इस एनिमेशन में जो एंजाइम डीएनए को खोलता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, ये बताइए, फटाफट बताइए। यानी इस एनिमेशन में जो एंजाइम आगे बढ़ रहा है, लगातार डीएनए हेलिक्स को खोलता हुआ जा रहा है आगे, उस एंजाइम का आप मुझे नाम बता दीजिए बस, ठीक है। क्या बात है कि हाँ समझ गए, कमेंट में लिख भेजो ना इसको, क्या नाम है इस एंजाइम का, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था, हमने कहा था कि भाई डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो वाई के शेप का दिखाई पड़ता है, उसमें डीएनए एक स्ट्रैंड पर जो है कंटिन्यूअसली बनता है और एक पर डिसकंटिन्यूअसली बनता है। ऐसा क्यों होता है, आज भी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। और ये हमने देखा था कि पूरी मशीनरी जो है वो ऐसे काम करती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो कोई मामूली घटना नहीं है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो एवरी 20 मिनट में डिवाइड करता है और उसको अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने में 18 समय लगता है। अब कई सारे कमांडो बड़े गुस्से में हैं इसको लेके, सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा है 38 मिनट, आप गलत क्यों बता रहे हो भैया, एनसीईआरटी बदल गई है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने अपने आप को अपडेट कर लिया है, करेक्शन भी कर लिया है। आप पुरानी एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास पुराना वर्जन है, उसमें कई सारी गलतियां उसके अंदर, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको माना करो, वो नया वर्जन है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में बड़ी मिस्टेक थी कि वो गलती से उन्होंने लिखा था, वो टाइपिंग एरर थे कि 38 मिनट डीएनए रेप्लिकेशन में लगता है एस्ट्रोग्लाइन। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है और 38 मिनट डीएनए रेप्लिकेट होने में लग रहा है, मतलब 18 मिनट एक्स्ट्रा और लग रहा है। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी में उन्होंने इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए को रेप्लिकेट होने में 18 मिनट का समय लगता है, बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 मिनट का समय लगता है। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है ना। तो वो कमेंट सारे डिलीट मार दो उनको जो तुमने किए है ना कि 38 मिनट लिखा सर यहाँ तो है ना, तो कुछ नहीं लिखा, जो बता रहा हूं वो सही है ना। चलिए, एकदम से गाना गाने लगते हैं, ठीक है। चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा कि आप अलर्ट तो है, पढ़ रहे हैं आप अच्छी, दिस इज मोर के इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको लेक्चर के दौरान ही बताया कि ऐसी गलती एनसीईआरटी में हुई है, उन्होंने करेक्ट भी कर लिया इसको, इसलिए प्लीज के जो बता रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन के। चलिए, तो आप ये जो एंजाइम दिखाई पड़ रहा है, अरे ये तो एनिमेशन वाला एंजाइम आ गया फिर से, ये तो वही एंजाइम है जो एनिमेशन वाला एंजाइम है। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। हेलिकेज, बिल्कुल सही बात है। अरे आपने बोला, मैंने सुन लिया, हेलिकेज, ठीक है। चलिए, फिर हम देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा एक बात बताओ, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है, आपको पता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा 5 प्राइम ने हमेशा कैसे काम करता है, ये 5 प्राइम, हमेशा ये 5 प्राइम से जो है वो 5 प्राइम से जो है वो 3 प्राइम डायरेक्शन में ये काम करता है, ठीक है। क्लियर, ये भी समझ गए हम के। डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, डीएनए के गैप को सील करता है, बेसिकली ये डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्लियर, आज बात करेंगे
प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पर। मतलब देखो हमारे पास पूरे कैरेक्टर आ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व के, और बेसिक मैकेनिज्म को हम जो है वो कहां समझ चुके हैं, ऑलरेडी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख चुके हैं उसको हम के। अब थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो लंबे डीएनए में कई सारी जगह पर एक साथ काम शुरू होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए भोपाल, ठीक है यार, मैं भोपाल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं इसलिए बार बार भोपाल आ जाता है, ठीक है। भोपाल से आपको जाना है इंदौर, ठीक है। भोपाल से इंदौर की दूरी कितनी है, तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अभी तो बड़ा अच्छा रोड बन गया भोपाल से इंदौर के बीच में, ठीक है। भोपाल से इंदौर जाना है आपको, तो आपको मान लो रोड बनाना है, भोपाल से इंदौर आपको रोड बनाना है, तो सड़क बनाने का दो तरीका मैंने आपको बताया, या तो भोपाल से रोड बनाते हुए पहुंच जाओ इंदौर तक, फिर इंदौर से बस उसी रोड पर बस में बैठ के जाना, तो लंबा टाइम लगेगा, है ना, समय वक्त लगेगा, उसमें एक ही टीम को बहुत लंबे समय काम करना पड़ेगा। या तरीका नंबर 2 ये कि भोपाल से इंदौर के बीच में आप कई सारे अलग अलग सेक्टर से आपने अलग अलग सड़क के जोन डिसाइड कर लिया, आपने कहा कि ये वो जगह है जहां से हम काम शुरू करेंगे। मतलब कहा गया कि तुम ऐसे काम करो, ठीक है, हम ऐसे काम करें अलग के, मतलब ये है कि अलग अलग हिस्सों में जो है काम शुरू हुआ, मतलब मल्टीपल साइट पर, कई सारे साइट पर एक साथ काम शुरू किया गया, इसलिए सड़क जल्दी से बन गया और कई सारी टीम काम करना शुरू की और एक जल्दी कम समय में उन्होंने रोड को बना दिया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही घटता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। एक लंबे डीएनए मॉलिक्यूल में कई सारी जगह पर एक साथ जो है काम शुरू होता है, और जहां काम शुरू होता है जिन जगह पे, वो उन जगह को हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे मार्किंग करते हैं। आप कभी देखना रोड बनता ना, तो रोड में मार्किंग करते हैं, यहां से सड़क बनना शुरू होगी वहां तक जाएगी, ठीक है। तो वो जो मार्किंग होती है ना, तो वो मार्किंग के समान सोचिए डीएनए पर भी मार्किंग होती है, और डीएनए पर मार्किंग के लिए डीएनए पर एक जगह कट लगता है। अब बोलोगे डीएनए पे कट क्यों लगता है? कट इसलिए लगता है भाई, कट लगाएंगे तो अभी तो वहां पे हमारे एंजाइम सिस्टम अंदर इंटर करेगा और डीएनए को ओपन करेगा। भाई कट नहीं लगाओगे डीएनए में तो डीएनए ओपन कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ओपन करने के लिए कट लगाना पड़ता है, ठीक है। जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी पॉइंट कहते हैं। जहां कट लगता है उस पॉइंट को हम निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझते हुए पढ़ना है हमको, क्योंकि हम एंजाइम सिस्टम ऑलरेडी, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है बेटा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विथ एन इंसिजन और कट ऑन अ डीएनए के। ये डीएनए, अब देखो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस लंबे डीएनए मॉलिक्यूल पे हमको रेप्लिकेशन की शुरुआत करनी है, तो हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमने मान लो यहां शुरू करना है, यहां कट लगा दिया, ठीक है। यहां पे हमने कट लगाया। कट हम एक ही स्टैंड पर लगाते हैं, दोनों स्टैंड काट देंगे तो डीएनए अलग ही हो जाएगा, ओके। एक स्टैंड पे कट लगाते हैं, ठीक है। और इसके लिए सिंपल एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। याद रखना, नॉर्मल एंडो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए बेटा और दिमाग में रखिए कि नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंड डीएनए में केवल एक ही स्टैंड में कट लगाता है। नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की केवल एक ही स्टैंड में कट लगाता है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों स्टैंड में कट लगाता है। तो यहां पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज क्यों नहीं कर रहे? अरे होता ही नहीं है हमारे अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो केवल बैक्टीरिया में होता है, केवल बैक्टीरिया में होता है, वायरस के डीएनए को पहचानने के लिए। क्लियर? ठीक है, हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस सिंगल एक स्टैंड में कट लगाता है, तो कट लग गया। यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे कट लगा दिया इसने, यहाँ पे मैंने कहा ये हो गया कट, के यहाँ पे हमने कट लगा दिया दिस पॉइंट के, ठीक है। इस कट वाले पॉइंट को क्या बोला हमने? दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड निक, इसको निक बोला हमने। इस पॉइंट को क्या बोला? इस पॉइंट को हमने निक काट के, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंटायर एंजाइम सिस्टम इंटर्स इन द डीएनए एंड टू परफॉर्म द डीएनए रेप्लिकेशन। यही तो वो जगह है जहां से रास्ता मिल गया डीएनए एंजाइम सिस्टम को काम करने के लिए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा द इंसिजन एंजाइम, जो कट लगाने वाला एंजाइम है, वो एंडोन्यूक्लियस होता है। और याद रखना, ये कट जो है डबल स्टैंड डीएनए की केवल एक स्टैंड में लगता है। यदि आप दोनों पे लगा दोगे तो डीएनए कट के अलग हो जाएगा। हमको काट के अलग नहीं करना, हमें जोड़े रखना है उसको, ठीक है, ताकि दो डीएनए पूरे बन सके, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिंग पॉइंट is identified for DNA replication. This initiating point is known as ORI और origin के। तो इस पॉइंट को, जहां पे मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो डबल स्ट्रेट डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा, हमने यहां पे कट लगाया था, इसको क्या बोला था हमने? कट लगाना, इसको निक कहा था हमने। मतलब यही वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो हमने क्या बोल दिया? हमने इस पॉइंट को बोल दिया ओरी या ओरिजिन बोल दिया इसको। इस पॉइंट को हमने ओरी या ओरिजिन बोल दिया। तो ओरी का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर।
याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में, बार बार बोल रहा हूं दिमाग में सेट कर लेना, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में सिंगल जो है वो सिंगल एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसके अंदर केवल हमको एक ओरी पॉइंट देखने मिलेगा, मल्टीपल ओरी पॉइंट, एक ओरी पॉइंट देखने मिलेगा। यूकैरियोटिक डीएनए लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लंबा होता है, बड़े साइज का होता है, तो यूकैरियोटिक डीएनए में आपको मल्टीपल ओरिजिन देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एम्स के अंदर एसर्शन रीजन में आया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक का होता है, उसमें केवल एक सिंगल ओरी पॉइंट देखने मिलता है, जबकि लीनियर यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट देखने मिलते हैं। कारण यह है कि लीनियर डीएनए में आपको कई जगह पे एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर डीएनए इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच लॉन्गर इन द लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो देखिए आप इमेज को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने एक पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल में हमने कई सारे अलग अलग पॉइंट आइडेंटिफाई किए। तो लीनियर डीएनए है, रेखिक डीएनए है, उसमें आप देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इन ओरी पॉइंट पर ही जो है वो एंजाइम सिस्टम काम करना शुरू करता है और डीएनए मॉलिक्यूल को वो बनाता है। कैसे बनता है हम आगे बात करेंगे। और याद रखिए, जो रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है ना, रेप्लिकेटिंग डीएनए को यदि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना, एकदम अटेंटिव होकर सुनिए कि हम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब आप रेप्लिकेटिंग डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको वो बबल्स के समान दिखाई पड़ता है, मैं दिखाऊंगा वो इमेज, बबल के समान दिखाई पड़ता है। इसलिए डीएनए का वो पॉइंट जहां पर रेप्लिकेशन चल रहा होता है, तो वो पॉइंट हमको आई के समान है, बबल के समान दिखाई पड़ता है। उसके लिए हम रेप्लिकॉन वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम रेप्लिकॉन वर्ड यूज करते हैं। मतलब रेप्लिकेटिंग डीएनए में जो रेप्लिकेट होता हुआ हिस्सा बबल के समान दिखाई पड़ता है, रेप्लिकेशन बबल के समान दिखाई पड़ता है, आई के समान दिखाई पड़ता है, उसको हम रेप्लिकॉन कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कट लग गया, कट लगने के बाद हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचान लिया। अब क्या काम हुआ, अब बुलाया कि फटाफट एंजाइम सिस्टम तुम आओ और आने के बाद इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटो, काट के स्ट्रैंड को अलग करो और टेम्पलेट को तैयार करो। मतलब पहला पर्पस तो अब यह है कि भाई हमको डीएनए का टेम्पलेट तैयार करना है, ठीक है। और टेम्पलेट तैयार करने के लिए डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ेगा, ताकि दोनों स्ट्रैंड इंडिपेंडेंटली सांचे के समान काम कर सके। और दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने के लिए क्या तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कहां ध्यान है तुम्हारा, कहां ध्यान है, ठीक है, अटेंटिव रहिए, सुनिए कि क्या बोला। हाँ आपसे बात कर रहा हूं, जानता हूं, सब पता चल जाता है, नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में झांक के देख रही है कि हाँ कमांडो क्या कर रहा है, इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी छत पे देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना, फोकस ऑन दी लेक्चर के, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि अब जहां पे कट लगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचान लिया, हमने कहा भाई अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है साचा बनाओ, टेम्पलेट बनाओ। टेम्पलेट क्यों, मतलब दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करो। अलग अलग क्यों करना है, तो अलग अलग करने का मतलब यह है कि हमें सांचा तैयार करना है, इसलिए अलग अलग करना है। और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और डीएनए को सीधा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम किसने किया, हेलिकेज ने किया। उसने कहा मैं तोड़ दूंगा, चिंता मत करो, है ना, मैं तोड़ दूंगा। गायरेज ने बोला देखो ये खोलेगा तो आगे एथन पड़ेगा, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। तो मैं, और टोपो आइसोमरेज फर्स्ट ने कहा मैं भी हूं बॉस, मैं भी काम संभालता हूं उनके। तो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकंड, जिसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इन्होंने डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग एथन को ठीक किया, तो डीएनए का स्ट्रैंड सीधा हो गया और खुल गया, वो ओपन हो गया, ठीक है। अब जो ओपन डीएनए था उसको कहा गया अभी देखो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के अलग कर दिया। हेलिकेज ने बोला कि देखो भाई मेरा काम है, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे का काम कौन संभालेगा। तो पीछे काम संभालने के लिए आ गया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम खोलते हुए डीएनए को आगे बढ़ो, पीछे पकड़ के मैं रखूंगा इसको, ताकि ये इधर जाके दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अरे जो बता रहा हूं वही हो रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये जो हो रहा है वही बता रहा हूं आपको बैठ के। द एंजाइम हेलिकेज, द एंजाइम हेलिकेज एंड गायरेज अनबाइंड द डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड करने में क्या होता है, एंजाइम हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड। एंजाइम हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। याद रखिएगा यदि ऑप्शन में हेलिकेज ना दे रखा हो, यदि ऑप्शन में हेलिकेज ना दे रखा हो तो आंसर लगाएंगे टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज इज आल्सो हैविंग अ कैपेबिलिटी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द डीएनए।
टोपो आइसोमरेज के अंदर भी कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की। तो यदि ऑप्शन में हेलिकेज नहीं दे रखा हो टोपो आइसोमरेज आप ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, क्लियर। फिर इससे क्या हुआ, रिलीज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के। तो एक बार जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया जाता है, तब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि टेट्रामर होते हैं वो वहां पे आते हैं और डीएनए से जुड़ के उसको दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रोकते हैं, ठीक है। टोपो आइसोमरेज रिमूव द टॉर्क ड्यूरिंग डीएनए अनबाइंडिंग के। जब डीएनए खुलता है तो उसमें कई बार ऐंठन आती है, और इसका मैंने पिछली क्लास में आपको एनिमेशन भी दिखाया था कैसे ऐंठन आती है के। तो उस ऐंठन को दूर करने का काम करता है टोपो आइसोमरेज करता है के। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस से ये होता है कि ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक से इसका इमेज बनाता हूं ताकि हम पुराने जो जो डीएनए देख रहे थे उससे कंपेयर कर पाए कि क्या क्या हुआ, क्या परिवर्तन क्या हुआ, के मैंने कहा ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल था ये, ठीक है। हमने क्या किया था, इसमें हमने एक जगह पे जो है वो कट लगाया था, ठीक है। हमने कहा था ये निक है और ये हमने कहा था ये ओरी वाला पॉइंट है ना, ऐसे ही कहा था हमने, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये बेटा कि इस हिस्से में कुछ परिवर्तन हमको देखने मिले, एंड ये जो डबल स्टैंड था ये अलग है, इसके ये जो डबल स्टैंड है वो अलग अलग होने लगा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे अलग हुआ मैं दिखाता हूं आपको करके डायग्राम बना के इसका, ठीक है। ये Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. मैं थोड़ा सा इमेज ठीक से बताता हूं उसका, ठीक है। क्या हुआ ये देखिए आप ध्यान से कि यहां पे इसको क्या किया गया, इसको हेलिकेज ने क्या किया, इसको आगे हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है के, और उसने पीछे से इसको खोलता चला जा रहा है, पीछे ये खुलता चला जा रहा है, ठीक है, खुल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे वाई शेप का दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसको स्टेबलाइज किसने किया, इसको स्टेबलाइज करने का काम किसने किया, स्टेबल बनाने का काम किया किसने, इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहां प्रेजेंट है जो इसको स्टेबल बनाए रखे उठ के। तो ये बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया इसके। तो क्या कहा हमने कहा जैसे डीएनए आप क्या करते हैं, एंजाइम हेलिकेज गायरस से डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड करते हैं, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है डीएनए स्ट्रैंड के बीच में, दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो अलग अलग होते हैं उनको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उनको स्टेबल कर लेता है, टोपो आइसोमरेज डीएनए की ऐंठन को सुलझाता है के, और फाइनली हमें जो है वाई शेप का एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं के। तो डीएनए अप टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक डीएनए खुल जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए खुल जाता है, वाई शेप का हमें दिखाई पड़ता है, और इसे हम वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए देख रहे हैं आप, इमेज को दिमाग में रखिएगा आपके। तो क्या देख रहे हैं आप, हेलिकेज लगातार आगे बढ़ता रहेगा, लगातार ये आगे बढ़ता रहेगा, ये लगातार इस दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, इसके डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन के बढ़ रहा है, इसके पीछे पीछे डीएनए खुलता रहेगा। और आप देखिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबल कर दिया है। अब इसके बाद ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर डीएनए के रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाई शेप का हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर, देखिए आप है ना। अब बस जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बना, इसके बाद यहां पे बारी आती है अब डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की, कि भाई देखो टेम्पलेट खुल चुका है, अब तुमको इसकी नकल बना के तैयार करना है। तो अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क
एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनता है ना तब क्या होता है, तब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो डबल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं। देखिए आप ये ना, इसने ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और ये क्या कर रहे हैं बेटा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है डीएनए के सेपरेटेड स्ट्रैंड को वो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए आप है ना। और फिर इसके बाद देखो अब ये क्या है, ये एक्चुअली में देखिए डीएनए कैसे, डीएनए लगातार जो है इस दिशा में, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट, और लगातार फॉर्क ऊपर गिरने, हेलिकेस काम करना रुकेगा नहीं, वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, खोलता रहेगा, क्या, और नीचे से काम चल रहा होगा डीएनए में के, और नीचे से डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए ना, क्लियर? चलिए अब एक बात अच्छी दिमाग में रखना है हमको, एक बात हमें दिमाग में रखना है कि वो बात ये है कि जो डीएनए जो एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज, इट इज द मेन एंजाइम। ठीक है, जो डीएनए टेम्पलेट को देखकर उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेगा। क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट को पढ़कर रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग, यदि डीएनए टेम्पलेट पर ए है तो सामने टी आएगा, जी है तो सामने सी आएगा, एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा। रूल ऑफ बेस पेयरिंग को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, उसका पॉलीमराइजेशन करेगा। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है और डीएनए पॉलीमर को तैयार करता है, और वो रूल ऑफ बेस पेयरिंग को फॉलो करता है। क्लियर? ठीक है, अब डीएनए पॉलीमर हमेशा काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। एंड जब भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा ये, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डीएनए हेलिक्स जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है उसमें एक जगह पर क्या डायरेक्शन है, एक टेम्पलेट का डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, दूसरे का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के। तो जब डीएनए पॉलीमरेज काम करने आएगा ना तो उसको अपनी नई बनाई स्ट्रैंड से मतलब है, उसको अपनी नई बनाई स्ट्रैंड से मतलब है। तो क्या करेगा वो जो है वो जिस स्ट्रैंड पर, जिस टेम्पलेट पे, जिस सांचे पर डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, जिस टेम्पलेट का, जिस डीएनए टेम्पलेट का, जिस डीएनए के सांचे का डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उसके ठीक सामने अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आएगा। तो यहां पर डीएनए लगातार बन जाएगा, बाहर से अंदर की ओर बनेगा। लेकिन सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या दिक्कत है, सामने वाले टेम्पलेट पे डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो उसके सामने डायरेक्शन क्या आएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम आएगा, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता है। तो अब इसको काम करना पड़ेगा, अंदर से बाहर की ओर काम करना पड़ेगा। अंदर से बाहर की ओर काम करने में इसको धीमे धीमे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रैंड तो यहां भी बनेगा लेकिन यहां पे डायरेक्शन अंदर से बाहर की ओर बनेगा। मतलब जो डीएनए बन रहा है वो बाई डायरेक्शनल बन रहा है, एक अंदर से बाहर, एक बाहर से अंदर की ओर बन रहा है यहां पे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पे हम, बोथ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड के। दोनों सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क में अलग अलग हो चुके हैं, वे सांचे के समान व्यवहार करते हैं और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। और यही तो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब नए डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक नया स्ट्रैंड होगा। द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स एन आरएनए प्राइमर विच इज ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। और इस आरएनए प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम होता है प्राइमर एंजाइम। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा जो हीरो है फिल्म का, जो हमारा हीरो है डीएनए पॉलीमरेज, वो एक अंधा हीरो है, ब्लाइंड है उठके, मतलब सच्ची का ब्लाइंड है उठके। मतलब ये है कि वो हीरो जो है वो उसको ये नहीं पता है कि मुझे काम कहां से करना है, उसको डायरेक्शन नहीं मालूम। उसे इतना मालूम है कि यदि मुझे कोई सही दिशा में लेके जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम लेकर जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं डीएनए को बना दूंगा, और 3 प्राइम से 5 प्राइम लेके आएगा तो मैं एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी रखता हूं, डीएनए को काट दूंगा बैठ। तो दोनों दिशाओं में काम हो सकता है। याद रखिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कैपेबिलिटी ये होती है, जब वो 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेगा तो वो पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए को बनाएगा। लेकिन जब वो 3 प्राइम से 5 प्राइम काम करेगा तो वो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करेगा, डीएनए को काट देगा वो। ठीक है, तो अब गुरु चाहिए, टीचर का इंपॉर्टेंस चाहिए। याद रखिए, जिंदगी में शिक्षक का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं, मैं आज भी बता दी, मुझसे आप पूछेंगे कि आप सर सबसे अधिक लाइफ में जो है वो रिस्पेक्ट किसका करते हैं आप, तो आपसे मैं जो है वो कहना चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा लाइफ में रिस्पेक्ट करता हूं मदर फादर का, और उसके अलावा अपने टीचर्स का।
और यदि आप मुझसे पूछेंगे सर आपके तो टीचर कई सारे रहे होंगे, आपको प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे होंगे, आपके मिडिल स्कूल में टीचर रहे होंगे, आपके हाई स्कूल में टीचर रहे होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स रहे होंगे, आप किसको मोस्ट रिस्पेक्ट करते हैं? किसको आप सबसे अधिक जो है वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं? तो मैं अपने प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स थे मेरे, उन सबको मैं जो है वो सादर नमन करता हूं, क्योंकि जिस बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं आती थी, पेन पकड़ना नहीं आता था, उस बच्चे को आपने पेंसिल पकड़ना सिखाया है, और आपने मुझको ए लिखना सिखाया, आपने मुझे बी लिखना सिखाया, आपने मुझे अनार का आम का लिखना सिखाया है। तो मैं आपका ऐसे गुरु का नमन करता हूं। मुझे कई सारे गुरु, उसमें से छोटा बच्चा था इसलिए याद नहीं है, लेकिन जहां भी हैं, जिधर भी हैं वो लोग के, मैं उनका सादर नमन करता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं शायद कलम पकड़ना नहीं सीख पाता। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, आज उसी कलम से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर बात आती है मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के टीचर्स की, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा गहरा प्रभाव मेरे मस्तिष्क पे पड़ा जिनका, वो है मेरे मेडिकल एंट्रेंस के समय पढ़ाने वाले टीचर्स के। डॉक्टर ए.के. जैन सर, एस.के. जैन सर। एस.के. जैन सर मुझे फिजिक्स पढ़ाया करते थे, ए.के. जैन सर मुझको केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, एस.पी. शर्मा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, पी.एल. जैन सर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, एस.के. जैन सर ने फिजिक्स पढ़ाया है, कि डॉक्टर के.डी. मिश्रा सर ने जो है वो मुझे जूलॉजी पढ़ाया है, और जो शैल दीदी आपकी हेल्प करती है, शैल मैडम, वो मुझे बॉटनी पढ़ाई हुई है। हर टीचर ने मेरे ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा, और मैं छोड़ा, और मैं इतना जानता हूं कि मैंने इनसे बेहतर इंसान पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे। कि ये सच में भगवान जैसे हैं के, इन्होंने जब जो है, मतलब मैं आज भी कहता हूं कि ये मेरे सिर पे, जैसे एस.के. जैन सर ने, जब मैं टेस्ट देके फिजिक्स का बाहर निकला, चलो दो मिनट बात से करता हूं जो मैं आपसे, तो एक फिजिक्स का टेस्ट था, पहला टेस्ट था, वो मैं देके बाहर निकला, तो उन्होंने जो है मुझको मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला कि बेटा मेहनत करना, कि नंबर अच्छे आए तो उसको लेके ये मत सोचना कि तुम जीत गए, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो वर्ड मेरे दिमाग में घूमते रहे पूरे साल भर। ठीक है, एंड आई क्वालिफाई द एग्जामिनेशन विद फ्लेयरिंग रैंक। तो अब होता यह है कि हम जीवन में गुरु की बड़ी महिमा, तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, के बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद मिलाए। ठीक है, मतलब गुरु सामने है आपके, भगवान सामने, तो आप किसके पैर पहले छुएंगे? तो कहते हैं कि गुरु के पैर पहले छुएंगे, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से हमारा साक्षात्कार करवाया है। आज भगवान ने तो नहीं मिल पाते हमको। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चूंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर उठ के, मैं जो है वो कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता इस चीज का, लेकिन मैं इतना कहता हूं बेटा कि जो भी शिक्षक आपके आसपास है, वो सब जो है वो बहुत कुछ सिखाते हैं कि लाइफ में जो है, क्योंकि देखो हम जब अपने देखो आपने जो छोटे बच्चे होते, कभी देखा आपने छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं क्या? हम उसको कहते हैं नहीं बेटा ये चोरी करना गलत बात है, तुम पापा पूछ के लेना कोई सामान उठाना, के बड़े भाई का सामान ऐसे नहीं करो तुम। हम बच्चे को सिखाते हैं ये गलत है, पूछो, आस्क द परमिशन। के हम बोलते हैं आपको गलत काम नहीं करना है, तो भगवान दंड देगा तुमको, के गॉड अल्लाह तुमको सजा देगा तुम गलत काम करोगे तो। ठीक है, सही काम करना है, हम सही रास्ते पर चलना है। आपको बता दूं मैं, धर्म का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? लोग कहते हैं कि मैं कहता हूं बिल्कुल कहता हूं कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर झगड़ा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी नहीं हो सकती है। धर्म केवल ये सिखाता है हमको सही रास्ते पर रहना कैसा है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू लिव, ये हमको रिलीजन सिखाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, पारसी हो, कोई धर्म हो, वो हमेशा यही कहता है कि सही रास्ते पर कैसे चलना है, और ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, और हमको जो है वो कैसे समाज का भला करना है, मानवता का कल्याण करना, यही सिखाता है। और जो यदि इसके नाम पर लड़ रहे होते हैं वो गंवार हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, उनको नहीं मालूम है कि दे मे बी एनीथिंग बट दे मे नॉट बी रिलीजियस, कि वो रिलीजियस नहीं हो सकते, कि आप उसके नाम पे कोई भी झगड़ा नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी बात ये डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कहां से आ गई? हां, क्योंकि हम सबके पास पोटेंशियल होता है, जो है बड़ा क्षमता होती है। तो क्या होता है, कभी हम सुनते हैं कि कई लोग जो है वो कहीं पर हमला किए, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिए, उनका साइकोलॉजी ट्यून कर दिया गया है। उन लोगों को बोला गया भाई तुम जो है ऐसा कर सकते हो, तो उसका साइकोलॉजी ट्यून हो गया, तो अब आदमी जो है वो अपने जान देने को भी तैयार हो गया उठ के, क्योंकि उसका साइकोलॉजी चेंज कर दिया, उसको यही बताया गया है। और ये गलत है। एक्चुअली ये है कि गुरु जो होता है उसकी बड़ी महिमा है। आप सोचिए ना, यदि पिता बच्चे को सिखाए कि बेटा चोरी करना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, जहां से निकले उसका पॉकेट मार लेना, ठीक है,
जहां से निकलो उसकी घड़ी छुड़ा के भाग लेना, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा पापा सच में ऐसा होता है? हाँ हाँ बेटा सही होता है, क्योंकि पहले गुरु तो आपके माता पिता है घर के अंदर। स्कूल पहुंचा बच्चा, स्कूल में उसको बोला गया कि पहला कोर्स का पहला चैप्टर पॉकेट मारने के 10 तरीके। बेटा होमवर्क है, कल क्वेश्चन है, 3 तरीके आएंगे कल, पढ़ के आना। तो पूरा समाज किस दिशा में चला जाएगा बताइए आप? अरे एवरीबॉडी, अरे ये भी कोई चीज होती है। तो गुरु गलत, पेरेंट गलत, जो पहले गुरु है, तो बच्चा गलत जाएगा, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अबोध बालक है ना, उसको मालूम ही नहीं कि सही क्या गलत क्या है। आप उसको बोलते हैं, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं, आप पहली बार उसको मंदिर लेके जाते हैं, आप बोलते हैं भगवान है, भगवान जी राम वो करो, नमस्ते करो, भगवान जी भगवान के भगवान जी है, अच्छा ठीक है। या हम लेके आते हैं उसको, मस्जिद लेके आते हैं, अल्लाह है, ठीक है, दुआ मांगो, दुआ। उसको नहीं मालूम था, उसको तो पता ही नहीं था कि कौन हूं मैं। उसको ये पता है ये मेरे माता मम्मी है, और ये मेरे पिताजी हैं, और ये जो मुझे परेशान करता है ये मेरा भाई है, ठीक है। बच्चा इतना ही जानता है वो कि ये जो आता ना, जो दौड़ता हुआ और मेरे को ये करके खिलाता है, अब मेरा बेटा छोटा बड़ा बेटा ऐसे करके पकड़ के हिला दिए, ठीक है, ये बड़ा भाई है, इससे थोड़ा बच के रहना। ये मेरी मम्मी है, हमेशा ध्यान रखती है, अभी रोता हूं कुछ होता है मम्मा मेरे पास आती है। ये मेरे पापा है जो ऑफिस से आके मुझे गोदी लेते हैं, प्यार करते हैं, बाहर ले घुमा के ले आते हैं मुझे। लेकिन हमने उसको मिलवाया ईश्वर से, हमने उसको मिलवाया अलग अलग चीज़ों से, वो बच्चा समझ गया के। फिर बच्चा थोड़ा 1 साल का हुआ, जब उसने देखा कोई फूफा जी थे दूर के, वो मिलने के लिए आए। अरे गुड्डू आएगा, गुड्डू देखा फूफा जी को, वो जोर से रोना। मम्मी बोली कुछ नहीं, वो चेहरा देख के पहचान नहीं पा रहा, ठीक है। तो स्ट्रेंजर फियर होता है, बच्चे को मालूम है कि ये स्ट्रेंजर है, लेकिन उसको जब 10-15 दिन देखता है कि ये तो घर में ही रहते हैं हमारे, तो उनकी गोदी भी चला जाता है बच्चा, है ना। मतलब बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप समझ लीजिए कि आरएनए प्राइमर भी गुरु है। आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज से कहता है कि दोस्त तुम में क्षमता है, तुमको सही जाना है गलत जाना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा सही रास्ता क्या होता है जीवन का, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा जो है वो आरएनए प्राइमर को फॉलो करता है। आरएनए प्राइमर एक गाइड के समान है, एक स्टेपिंग स्टोन के समान है, एक टीचर के समान है, जो उसको सही दिशा में लेकर जाता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज क्रिएटिव काम कर सके, डिस्ट्रक्टिव काम ना करे। डीएनए का पॉलीमरेशन करना क्रिएटिव काम है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना, तोड़ देना, एक जगह बॉन्ड बनाना है, एक जगह बॉन्ड तोड़ देना वो तो डिस्ट्रक्टिव काम हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि जो गुरु है तो उस गुरु को वो आरएनए प्राइमर है, उसको बनाने वाला एंजाइम प्राइमेज एंजाइम है टाइप के। तो ये आरएनए प्राइमर क्या होता है बेसिकली, यदि हम प्राइमेज की बात करें, प्राइमेज इज एन आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर की खास बात है, गुरु के पास एक बात जरूर होना चाहिए कि गुरु हमेशा सच का साथ देता हो, ठीक है। गुरु हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता हो। वो वाले गुरु नहीं जिनको हम मान लेते ना, बाबा मान लेते, बाबा हुए, ठीक है, वो ढोंगी बाबा बहुत सारे होते के, जिनके बाद में पकड़े जाते हैं बहुत सारे कि वो ये भी किए वो भी किए, ठीक है। तो ऐसे गुरु की बात नहीं कर रखे, गुरु सत्य के मार्ग पर चलाना होना चाहिए। एक बार मैं बताता हूं कि महात्मा गांधी जी के पास में जो है, मैंने बताया पहले कभी ये किस्सा, गांधी जी के पास एक लेडी है, अपनी बेटी को लेके आई। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी, बापू मेरी बेटी बहुत मिठाई खाती है, इसको जो है वो मना कर दो मिठाई खाने के लिए, ये आपको बहुत मानती है। गांधी जी बोले बहन 2 महीने के बाद आना, 3 महीने के बाद आना, ठीक है, दोबारा यहां आऊंगा तब तुमसे बात करूंगा। चली गई बेचारी वो नमस्कार करके। 3 महीने के बाद वो दोबारा जब आए तो वो गांधी जी को याद थी बात, गांधी जी के पास वो पहुंची, उसका पूछा कि मिलना उनको आपसे। वो अपनी बेटी को लेके आई, बापू आपने कहा 3 महीने के बाद आना है, ये मिठाई बहुत खाती है। गांधी जी बोले सिर पे हाथ फेर के बेटी के, उस लड़की के, बेटा मिठाई मत खाना, स्वास्थ्य खराब हो जाता है ज्यादा मिठाई खाने से, है ना, मेरी बात मानोगी बस। अब वो लेडी का दिमाग खराब, यार 3 महीने इंतजार कराया है एक सेंटेंस बोलने के लिए। बोले बापू मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बताओ इस बात को आप पिछली बार भी बोले थे तो अभी आना नहीं पड़ा दोबारा बस पकड़ के यहाँ पे। तो गांधी जी बोलते 3 महीने पहले मैं भी खूब मिठाई खाया करता था, ठीक है, तो मैं किस मुंह से बोल देता इसको तुम मिठाई मत खाओ। मतलब जिस चीज को आप गाइड कर रहे हैं उसके लिए आपके खुद के मन में भी यकीन होना चाहिए। यदि आप दावा करते हैं कि आप ईश्वर को जानते हैं तो आपको खुद को ईश्वर साक्षात्कार होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसे तो आरएनए प्राइमर की खास बात है, ये सच्चा गुरु है, ये गड़बड़ वाला गुरु नहीं है। ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, वहीं लेके जाएगा। ये कभी उल्टा काम किसी को नहीं करने देगा, ये बिल्कुल सही दिशा में चलने वाला गुरु है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे
सुनते जाओ कहानी, बहुत सारी बातें करूंगा, कहानी कहानी में ही हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ऐसा मत करना इसको भूल जाओ और कहानी याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर बिहेव्स एज ए स्टेपिंग स्टोन और गाइड फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन के लिए। क्या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात है, ये केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही जो है वो पॉलीमराइजेशन कर सकता है। क्लियर? तो हमें एक बात समझ में आ गई कि आरएनए प्राइमर का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन फॉर्क में दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क में एक डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम मिलेगी, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम मिलेगी। इसका मतलब ये कि डीएनए को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों तरीके से बनना पड़ेगा। मतलब यहां पर होगा बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस होगी। क्या लिखा है? बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क आर एंटी पैरेलल। रेप्लिकेशन फॉर्क में दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, एक बाहर से अंदर बनेगा, एक अंदर से बाहर बनेगा। इसका मतलब बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस होगी, ठीक है। क्लियर? अब फंडा ये क्यों डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही काम करता है, कारण ये है कि जो भी पहला न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे जोड़ता है, वो बेसिकली उस न्यूक्लियोटाइड में जिसका जो बॉन्ड बनता है, अगले न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनता है, वो हमेशा थर्ड कार्बन के साथ बनता है हाइड्रोक्सिल। वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या लिखा है? द थर्ड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेसेसरी फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो ध्यान से बात सुन के, क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं कि ये जो है वो टेम्परेट स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये नया स्ट्रैंड है, ठीक है। अब नए स्ट्रैंड में क्या होता है कि ये देखो, ये नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। यहां पे 5 प्राइम पे क्या होता है? फॉस्फेट होता है। 3 प्राइम पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगले वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा, तब तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा और फॉस्फेट जुड़ेगा यहाँ पे, के ये मैंने कहा फॉस्फेट हट के, ये इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा और बॉन्ड को बनाएगा यहाँ पे के। तो हमेशा एक डायरेक्शन में काम चलेगा, उल्टा नहीं हो सकता कभी उठ के, ठीक है। हमें तो इसका मतलब ये कि जो है हमेशा न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा? हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा 5 उसका फॉस्फेट फ्री फॉस्फेट उसके पास में होता है। तो उसके पास फ्री क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा उसके पास में, जिस पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके फॉस्फेट को जो है वो बॉन्ड को बनाएगा और इस प्रकार से बॉन्ड आगे बढ़ता हो जाएगा। तो हमेशा जो नया डीएनए चेन बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब वापस लौट के रेप्लिकेशन फॉर्क पे आते हैं। In the replication fork, on one of the DNA strand, the DNA polymerase get direction 5 prime to 3 prime के। तो याद रखो, जिस डीएनए टेम्पलेट पर डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम के, जिस डीएनए टेम्पलेट पर डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिल रहा है। तो यहां पर डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और इस स्ट्रैंड पर डीएनए पहले बन जाएगा। इसे बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक। मतलब ये कि आपके पास जो आपके पास टेम्पलेट था, उस टेम्पलेट में एक स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड में डायरेक्शन क्या मिल गया उसको? ये 3 प्राइम है 5 प्राइम है, तो सामने डायरेक्शन क्या आ गया इसके? 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए सही डायरेक्शन मिल गया, इसने लगातार डीएनए का निर्माण किया। तो इस डीएनए यानी टेम्पलेट का वो स्ट्रैंड, मेरी बात ध्यान सुना, टेम्पलेट का स्ट्रैंड और नए डीएनए का डायरेक्शन के, नया जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। तो इसका मतलब टेम्पलेट उसका ठीक अपोजिट होगा, टेम्पलेट होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, उस पर सामने डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि रेप्लिकेशन फॉर्क में एक डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डायरेक्शन मिल जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इस डीएनए टेम्पलेट पर जिसका डायरेक्शन खुद का 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उस पर डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन मिलेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये रूल ऑफ बेस्पेरिंग को फॉलो करता है, एंटी पैरेलली काम कर चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डीएनए बनेगा, लगातार डीएनए बन जाएगा, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इस स्ट्रैंड पर डीएनए पहले बन जाएगा। कहां गलती करते हैं? मैंने आपसे कहा टेम्पलेट का डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम और इसके सामने जो नया डीएनए बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 के सामने 5 आएगा, 5 के सामने 3 आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में डीएनए नया बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर डीएनए पहले बन जाएगा, इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे हम, ठीक है। अब ऑन दी अदर डीएनए टेम्पलेट, दूसरे डीएनए टेम्पलेट पर डायरेक्शन क्या है? वो है 5 प्राइम 3 प्राइम है। तो सामने डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन क्या मिलेगा?
3 प्राइम टू 5 प्राइम मिलेगा, आउटसाइड टू इनर साइड। यदि बाहर से अंदर की ओर डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो उसे डायरेक्शन क्या मिलेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम मिलेगा। अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब तो प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि मैंने क्या कहा आपसे, देखो ये ठीक है, समझने के लिए हमने कहा, तो एक तो 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पर तो कंटिन्यूअस डीएनए बन गया, ठीक है। दूसरे पे डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो सामने डायरेक्शन क्या मिल रहा है, सामने डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे 3 प्राइम और यहां आ रहा है 5 प्राइम। अब यहां पर डीएनए बाहर से अंदर की ओर नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो काट देगा डीएनए को के। अब क्या करना पड़ेगा के, अब करना यह पड़ेगा कि एक ही तरीका यहां पे कि अंदर से बाहर की ओर डीएनए बनाया जाए। जैसे कई बार क्या होता है लाइफ में, आप देखेंगे कई लोग होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, समाज से भी गुस्सा है उनका। उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी हमारी कदर नहीं करती है, लोग अच्छे नहीं होते हैं, लोग बेईमान होते हैं, लोग हमारा पैसा खा जाएंगे, लोग हमको हमारे लिए को जो है वो हमसे जलते हैं, लोग हमारा अच्छा नहीं करेंगे। कि रिबेल हो गया आदमी, उसको हमेशा लगता है कि हर आदमी बुरा है दुनिया का, ठीक है, और वो दूसरों को ठगता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है। और जब दूसरा ठगा जाता है, दूसरे को उसने जो है किसी प्रकार से बहला लिया, फुसला लिया के, फिर वो अपनी जीत, वो सोचता है मैं जीत गया हूं, उसे गर्व होता है, लगता है नहीं मैं कुछ अच्छा कर दिया उनके, मैंने डरा दिया, मैंने धमका दिया, मैंने उसको साथ में बुरा कर दिया तो मैं जीत गया हूं, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि उसके अंदर जो खालीपन था ना, उस खालीपन ने उसको ये सिखाया है कि ईश्वर नहीं होता है, इंसानियत नहीं होती है, अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को सबक सिखाओ। उसके दिमाग में ये बात आ गई है। अमेरिका में एक साइकोलॉजी का स्टडी हुआ, मालूम चला कि जिन बच्चों के बचपन में, अमेरिकन स्टडी है, जिन बच्चों के बचपन में माता पिता के बीच काफी अधिक झगड़ा देखा होता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस अधिक होता है, घर में लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहते हैं, फादर ऐसा कोई काम करते हैं जिस काम के करने से समाज में एंटी सोशल एक्टिविटी के समान वो काम है, तो ऐसे बच्चे आगे चल के कई बार क्रिमिनल बन जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 100 से अधिक जो है वो ऐसे किलर्स की स्टडी की, ऐसे क्रिमिनल्स की स्टडी की जो बड़े खतरनाक क्रिमिनल थे। मालूम चला कि उनमें से 99% लोगों का जो है वो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डिस्टर्ब था। मतलब बचपन में बच्चा जो देखता है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज अंदर सेव हो रही होती है। अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी देखें आप कभी, तो उसमें देखेगा कि आज तुम खुश तो बहुत हो गए, भगवान से बोलता है, आज तुम खुश तो बहुत हो गए। जो आदमी आज तक कभी तो आए दरवाजे पर नहीं आया, आज वो पहली बार मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, भगवान मेरी मां को बचा लेना। ठीक, वो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, एंटी सोशल टाइप का एक्टिविटी, इससे लड़ लिए, उसको मार दिए, इसको, तो पुरानी फिल्में देखना कभी आपके, तो वो स्टार जो है वो आके, वो जो एक्टर आके बोलता है कि ईश्वर से बोलता है आज खुश तो बहुत हो गए। तो क्यों उसके मन में ये इतना रिबेल क्यों आया? क्योंकि देखा उसने बचपन में लोगों ने उसे बुरा किया, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो एंग्री, मैं तो बदला लूंगा लोगों से, उसके दिमाग में बात बैठी हुई है। तो कई बार लोग रिबेल होते हैं, तो ऐसे रिबेल लोगों को ठीक करने का तरीका है, आप उनके पास गए, आपने उनसे बोला ये जो कर रहे हो ना ये गलत है ना, सुधर जाओ, अच्छा करो। क्या वो बात मान लेगा? नहीं मानेगा। वो बोलेगा तुमको नहीं मालूम क्या है ये, ठीक है, हम कौन है, जानता मेरा नाम कौन है, ठीक है, पप्पू भाई। तो एक्चुअली वो जो है अब, लेकिन जब सच में उनको, जब लाइफ में कभी सच में गुरु मिलता है कोई उनको, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका उनके ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो उनसे कहता है ठीक है तुम कुछ मत करो, थोड़ा सा कुछ करके देखो, इस बार तुमने जो कुछ करते हो जो हमें उससे मतलब नहीं है, एक काम करो तुम, इस बार तुम जो है वो किसी अनाथ आश्रम जाओ, ऑर्फनेज जाओ, वहां जाकर कुछ छोटे बच्चे हैं उनके साथ में जो है वो कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करो किसी बच्चे का। वो अनाथ आश्रम गया, जाके उसने वहां बच्चों को, उसने कुछ मिठाइयाँ दी, उसने कुछ चॉकलेट्स दी बच्चों को, कुछ कपड़े दिए, उसने देखा बच्चे, बहुत सारे बच्चे खुश खुश होके, यानी वो जो कपड़े थे उन कपड़ों को वो देख निहार रहे हैं, बड़े खुश हो गए, उठ के पूरा माहौल एकदम, सब लोग जो है मिठाई, बच्चे सारे खुश है, उसे देख के बड़ी खुशी मिली, अरे अनाथ बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट वीकेंड उससे कहा कि एक काम करो तुम इस बार वृद्धाश्रम जाओ,
वो गए मिट कुछ खाना वाना पैक करा के, वहां लोगों से मिले, दुख दर्द सुने उनके, उन्होंने उसने कहा ये तो बढ़िया काम है यार, मतलब कि मतलब आदमी खुश रहता हो जाता है, जाता हूं मैं। अगली बार जब वो बाहर निकला, जब वो पहले बुरा काम करता था ना तो कोई उसको पूछता नहीं था, लोग नमस्कार करते थे डर कर। डर का नमस्कार नमस्कार नहीं है वो। अब वो जब ऑर्फनेज के पास से निकला, बच्चे खेल रहे थे ऑर्फनेज के बाहर मैदान में, बच्चे चिल्लाए अंकल अंकल अंकल। वो पलट के देखा, अंकल कैसे हैं आप। दिल खुश हो गया उसका, क्या ये बच्चे देखो, वो बच्चे जानते नहीं कि वो क्या करता है। बच्चे इतना जानते हैं कि ये अंकल हमारे ऑर्फनेज में आए थे, हमारे लिए चॉकलेट लेके आए थे। दरअसल अच्छा करने के लिए उसको सीक्वेंस में धीमे धीमे उसको, फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि दुनिया जितना बुरा मैं समझता हूं उतना बुरा दुनिया नहीं है। वो ये समझ जाता है इस बात को कि मैं छोटे छोटे भी अच्छे काम करूंगा ना तो मैं दुनिया में बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। हम सबको भी जीवन में यही सोचना चाहिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो ही कुछ अच्छा करें, ऐसा नहीं है। आप जहां भी रहते हैं, जितने लोगों से आप जुड़े रहते हैं, आप उनसे सिर्फ अच्छा व्यवहार कीजिए, सिर्फ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको सुनिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, अपने से बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। आप देखेंगे आपके आसपास की दुनिया धीमे धीमे बदलने लगेगी। आप पाएंगे दुनिया पहले से बेहतर हो गई है। अपने बारे में बेहतर फील कीजिए, अपने आप को दोषी या विक्टिम मत मानिए। यही बात आरएनए प्राइमर समझाता है डीएनए पॉलीमरेज को कि बॉस देखो ऐसा है कि तुमको मालूम है कि गड़बड़ हो गई है, बाहर से अंदर जाएंगे मतलब ये दुनिया बड़ी बुरी है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएंगे तो गड़बड़ होगी। एक काम करते हैं दोस्त कि हम तुमको छोटा छोटा लेसन देते हैं, तुम उसको मानो, दिल में खुशी मिलेगी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलते हो, बोलते हैं कि तुम एक काम करो, आज तुम बाहर से अंदर जाने तैयार बैठो, तुम के नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर से बाहर आते हैं, थोड़ा अंदर से बाहर आते हैं। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 अंदर से बाहर आएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगी। आरएनए प्राइमर ने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम चिंता नहीं करो, ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ संभाल लूंगा, तुम चलो कुछ करके देखते हैं। ठीक है, अंदर से बाहर आए, छोटा सा एक अच्छा काम किया, फिर छोटा सा एक अच्छा काम किया, फिर छोटा सा एक अच्छा काम किया, फिर छोटा सा एक अच्छा काम किया, अच्छे काम की पूरी सीरीज बन गई। ठीक है, वक्त लगा पहले देखो पहले वाले को तो सब कुछ ठीक था तो उसने सीधा काम कर दिया, उसने सही दिशा मिल गई, आगे बढ़ गया। और क्या, दूसरे वाला रिबेल था, गलत डायरेक्शन ही गलत मिला उसको, बचपन में दिशा ही गलत हो गई उसकी, बचपन में बिगड़ गया, दिशा गलत हो गई उसकी। अब अंदर से बाहर उसके अंतर्मन को छेड़ किया हमने, उसके इंटरनल कोर को टच किया, हमने कहा अंदर से बाहर निकालो प्रभु, कुछ तो करो। ठीक है, तो अंदर से बाहर की ओर लेके आए, इसको धीमे धीमे लेके आए। तो अब देखा आपने, वक्त लगा लेकिन छोटे छोटे अच्छे काम करते करते अच्छे काम हो गए। बाद में जब हमने सारे अच्छे काम एक साथ गिने, हमने कहा चलो सारे अच्छे काम एक साथ गिनते हैं, ये आपने पूरे साल अच्छा काम किया है, मतलब पूरा काम हो गया वो तो। अरे वाह, वक्त लगा, मैंने एक साल में बड़े अच्छे अच्छे काम कर डाले, हर वीकेंड मैंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तो हो गया काम, बन गया डीएनए। तो डीएनए आरएनए प्राइमर गुरु था, उसने बोला कि देखो भाई यहां पे तुमको मेरी बहुत जरूरत है। तो वो कहता है अंदर से बाहर आते हैं हम, छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं, और ये छोटे छोटे अच्छे काम थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जो उस स्टैंड पर बने जहां पर डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर जो है क्या था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, वहां पर बने। तो मैंने क्या कहा आपसे कि टेम्पलेट क्या था, 5 प्राइम 3 प्राइम था, डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। तो वहां पे अंदर से बाहर से अंदर काम करना पॉसिबल नहीं था, तो अंदर से बाहर की ओर काम किया गया, थोड़ा वक्त लगा। इसको बोल दिया हमने लैगिंग स्टैंड, इसको बोल दिया हमने लैगिंग स्टैंड बोला। पहले वाला क्या था, लीडिंग, जीत गया था पहले वाला, ये थोड़ा सा वक्त लगा, लैगिंग स्टैंड बोला। यहां पर डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना, और इन डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा, और बाद में हमने सबको जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज की हेल्प से बन गया डीएनए। क्लियर? देखिए, सो ऑन दिस डीएनए टेम्पलेट कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। अब डीएनए इज सिंथेसाइज्ड in the form of short fragments because the DNA polymerase work inside to outside slowly
विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर के, गुरु की मदद से काम करता है वो के। तो अब क्या हुआ, जो डीएनए जो बन रहा है वो शॉर्ट फ्रेगमेंट बन रहा है, क्योंकि यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को अंदर से बाहर काम करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। तो यहां पे ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसको सही डायरेक्शन मिल सके। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो इस डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए के छोटे छोटे खंड बन गए होते हैं, और इन डीएनए फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो दीस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट, मतलब जो डीएनए के छोटे छोटे खंड बने थे उनको हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा। और ऐसे डीएनए टेम्पलेट को जिस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, ऐसे डीएनए टेम्पलेट पर जिस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, लगातार डीएनए बन गया, और लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए अंदर से बाहर की ओर धीमे धीमे बन रहा है, और इसको बोलते हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, बाद में ये फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और कंप्लीट डीएनए बन जाता है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। नाउ द लैगिंग स्ट्रैंड कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड इज नाउ ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन चुका होता है। ठीक है, मतलब बात समझ गए हम कि यहां पे कैसे डीएनए बना होगा। क्लियर? ठीक है, देखिए ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, यहां पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। और लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को उसको अंदर से बाहर की ओर काम करा रहा है। तो डायरेक्शन देखिए आप, अंदर से बाहर की ओर है, और यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं। इसे बोला, यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने कहा यहाँ पर हो रहा है डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए के एक कंटिन्यूअस डीएनए ना बनके उसके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए आप, है ना। तो हम देखिए ये जो इमेज है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, दिमाग में रखिए, कोई कैसे एंजाइम काम करते हैं सब समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को जब बाद में, है ना, जब फ्रेगमेंट बन चुके होते हैं तो आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिप्लेस करता है, और जहां पे जो गैप है वहां पे एक नया न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करता है, उस गैप को फुल करने का काम करता है लाइगेज उस गैप में। क्योंकि देखो आरएनए प्राइमर का अपना एक साइज होगा, तो आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटाएगा और वहां पे उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए बना देगा, और वो डीएनए के फ्रेगमेंट को सब को जोड़ने का काम करेगा लाइगेज बाद में। ठीक है, ठीक है, अब याद रखिएगा क्या शो करता है ये, लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी सेमी डिसकंटिन्यूअस है, एक में कंटिन्यूअस एक में डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो याद रखिएगा द बेस्ट आंसर इज कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो बेस्ट आंसर इज सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस, और नहीं दे रखा हो तो सेकंड बेस्ट आंसर इज सेमी कंजर्वेटिव डिसकंटिन्यूअस। याद रखिएगा कि दोनों ऑप्शन जो है वो दिमाग रखना चाहिए। द बेस्ट आंसर इज सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब है एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस के, जैसे सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड एक नया स्ट्रैंड। ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब है एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आंसर लगाना है आपको सेमी कंजर्वेटिव डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक, अब कुछ पॉइंट दिमाग में रखना बेटा, जब व्हेन रेप्लिकेटिंग डीएनए इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब रेप्लिकेटिंग डीएनए को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो रेप्लिकेटिंग एरिया हमें आई और बबल के समान दिखाई पड़ते हैं, और इन एरिया को हम रेप्लिकॉन कहते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकॉन डीएनए का वो हिस्सा होता है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रेप्लिकॉन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। ठीक है, मेन फंक्शनल एंजाइम क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी, मेन फंक्शनल एंजाइम लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है और फर्स्ट, और जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। ठीक है ना। तो ये देखा हमने कैसे डीएनए, ये हम क्या देख रहे हैं, ये रेप्लिकॉन देख रहे हैं, आई समान हमें रेप्लिकॉन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देखिए इसका, ये देखिए आप इसका, ये जो है ना, ये गौर से देखिए इसको जरा आप इमेज को देखो, आपको आई के समान दिखाई पड़ रहा है ना, देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ठीक है, जो बता रहा है हमको कि कैसे रेप्लिकॉन हमको दिखाई पड़ते हैं, रेप्लिकेटिंग डीएनए कैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर एंजाइम डीएनए लाइगेज को डिस्कवर किया था गिलर्ट एंड खुराना ने। एंजाइम डीएनए लाइगेज डिस्कवर्ड बाय गिलर्ट एंड खुराना,
वे सभी एंजाइम जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक साथ हम रेप्लिसोम कहते हैं। ऑल एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर टुगेदर नोन एज रेप्लिसोम। याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एरर रेट जो है, उसकी गलती करने की संभावना होती है 10⁸ टाइम काम करेगा तो एक बार गलती कर सकता है। तो एरर रेट क्या हो गया, 1/10⁸ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेप्लिकेशन के दौरान उत्परिवर्तन की संभावनाएं कितनी हो गई, 10⁻⁹ से -10 के आसपास जो है वो म्यूटेशन की संभावनाएं होती है। एक जीन के अंदर म्यूटेशन का रेट होता है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻�6 जो है म्यूटेशन का रेट जीन के अंदर होता है। मतलब इतने सारे में से एक जगह पर वो गलती कर सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। इट इज फॉर जिपमर, एग्जाम में आया हुआ बेटा। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, चलिए अब द इजीली अनबाउंड डीएनए इज ऑलवेज ए स्ट्रेच ऑफ एडेनिन थाइमिन, क्योंकि कम हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर अधिक होगा, एडेनिन थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कंपैरेटिवली कम होगा। तो हमने क्या बोला, हमने कहा द इजीली अनबाउंड डीएनए इज ऑलवेज ए स्ट्रेच ऑफ एडेनिन थाइमिन रिच डीएनए के। इनिशिएटर प्रोटीन वे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करते हैं। ठीक है, प्राइमेज इज एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्टिंग विद द डीएनए हेलिकेज। प्राइमेज एंजाइम जो आरएनए प्राइमर को बनाता है वो डीएनए हेलिकेज से इंटरेक्ट करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, टीलोमरेज एंजाइम जो होते हैं ये जो है वो क्रोमोसोम के सिरे पर पाए जाते हैं, टीलोमेर पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसे टीलोमेर कहते हैं। तो टीलोमरेज यूजेज इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी टू सिंथेसाइज टीलोमेरिक डीएनए ऑन द आरएनए टेम्पलेट। याद रखिएगा, टीलोमरेज एंजाइम जो होते हैं आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को बना सकते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ये डीएनए के एंड को सील करते हैं। याद रखिएगा। तो ये टीलोमेरिक डीएनए, जो टीलोमेरिक पर डीएनए होता है उसे टीलोमेरिक डीएनए बोलते हैं, उसे बनाने वाला एंजाइम होता है टीलोमरेज। ठीक है, फिर रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस जो पॉलीमराइजेशन होता है बैक्टीरिया में 2000 बेसेस पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेसेस जो है वो जुड़ जाते हैं। मैमल्स में रेट स्लो होता है 100 बेस पर सेकंड के। एस्चेरिया कोलाई का डीएनए 18 मिनट में अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। एस्चेरिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, जबकि ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड बेस पेयर की संख्या होती है 6.6 × 10⁻9 होती है। एग्जाम में पूछा गया है, मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर क्या प्रोटीन है, देखो ये सब इंफॉर्मेशन का बेटा हम क्या कर समरी बना रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, प्राइमेज होता है, हेलिकेज होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं। ये स्लाइडिंग क्लैंप हेलिकेज को मूव कराते हैं आगे के, क्योंकि जो भी एंजाइम सिस्टम पर मूव कर रहा है उसे मूव करने के लिए कोई प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो होते हैं स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं। क्लैंप लोडर होते हैं जो डीएनए पर बनते हैं और उसके ऊपर से मैंने कहा ना कि डीएनए के ऊपर भी एंजाइम को चलाने के लिए जो है वो डिवाइस चाहिए होती है, उसे हम क्लैंप लोडर और स्लाइडिंग क्लैंप कहते हैं। फिर डीएनए लाइगेज होता है और टोपोआइसोमेरेज होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप क्या होते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम है ना, उस एंजाइम के पीछे आप देखिए क्लैंप लगा हुआ और ये क्लैंप डीएनए पर मूव करता है। ठीक है ना, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप इंक्रीज द प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटलाइज मेनी रिएक्शंस बिफोर रिलीजिंग इट्स सबस्ट्रेट का। तो जो एंजाइम है वो काफी सारा काम कर सके, इसके लिए जो है वो प्रोसेसिविटी को बढ़ाने का काम करता है। स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप ये काम करते हैं। ठीक है, देखो ये डीएनए क्लैंप है, क्लैंप लोडर है, डीएनए क्लैंप है, और देखो ये जुड़ा और इसने अपने फाइनली एंजाइम पॉलीमरेज को साथ जोड़ लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो एंजाइम मूव कैसे करेगा, तो एंजाइम को मूव करने के लिए कुछ विशेष तरह के प्रोटीन चाहिए होते हैं, उन्हें हम स्लाइडिंग क्लैंप और क्लैंप लोडर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात खत्म होती है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। ये पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है और पूरी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा, है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा बेटा, तो मुझे लगेगा कि जरूर रिलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखिए आपके चीजें जितनी जटिल दिखती है उतनी जटिल होती नहीं है। अब आप एमसीक्यू लगाइएगा, आप डीएनए रेप्लिकेशन के सारे एमसीक्यू आपसे बनेंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको मालूम चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets,
You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.